हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्वागत है आपके अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। आपके कहे मुताबिक आज अपने स्टूडेंट्स को मैं एक और चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। अपने इस चैनल पर अब दो चैप्टर कंटिन्यू आपको मिलेंगे। एक चैप्टर मिलेगा आपको इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स और एक मिलेगा आपको, जी हाँ दोस्त, हायर परचेज़ की वीडियो भी आपको मिलती रहेगी और इसकी वीडियो आपको मिलती रहेगी। आज अपन समझेंगे इसका इंट्रोडक्शन कि इसमें स्टेट में क्या क्या बनाया जाता है और बेसिकली इसका एक न्यूमेरिकल भी समझेंगे। तो वीडियो को आगे तक देखिएगा बिना किसी रुकावट के, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर भी मेरा चैनल बना हुआ है टेलीग्राम पर। जी हाँ दोस्त, इंसॉल्वेंसी अकाउंट चैप्टर का नाम है, आप जानती है, दिवालिया खाते। आप कहीं से बीकॉम करें तो बीकॉम फर्स्ट ईयर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये पर्टिकुलर चैप्टर है जिसका कंपलसरी क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता ही आता है। जी हाँ दोस्त, इन इंसॉल्वेंसी अकाउंट हमें दो चीज़ें बनानी पड़ती है। अब ये होता क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। जब कोई व्यक्ति की जो उसकी लाइबिलिटीज़ होती हैं वो उसके एसेट से बहुत ज़्यादा हों और दे आर नॉट कैपेबल टू पे देयर लाइबिलिटी, अगर उसके पास अपनी लाइबिलिटीज़ को चुकाने के लिए पैसा नहीं है तो वो व्यक्ति इंसॉल्वेंट कहलाता है, यानी कि दिवालिया कहलाता है। लेकिन दिवालिया बनना इतना आसान नहीं है, वरना कोई भी व्यक्ति पैसे देने से बचकर दिवालिया बन जाता। दिवालिया बनने के लिए आपको करना क्या होता है, आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जिसे हम स्थिति विवरण कहते हैं, इसे आप बैलेंस शीट भी कह सकते हैं अपनी भाषा में, बट इट इज़ नॉट ए बैलेंस शीट, इट इज़ लाइक ए बैलेंस शीट, नॉट ए बैलेंस शीट। एक क्वेश्चन भी आता है थ्योरी में, डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड बैलेंस शीट, तो वो भी देखेंगे आप। डेफिशिएंसी अकाउंट, कमी खाता, ये दो चीज़ें बनानी होती है और अपने न्यायालय में उसे एप्लीकेबल होना पड़ता है, एप्लीकेंट करना पड़ता है कि मुझे इंसॉल्वेंट कह दीजिए। अब उसके लिए ये दोनों सही स्थिति, इसमें कमी अगर दिखाई जाती है तो वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। अब ये प्रोसीजर क्या है, क्या क्या इसमें हमें बनाना पड़ता है। तो सबसे पहला जो बनता है इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स में वो होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, हिंदी में कहते हैं स्थिति विवरण। ये आपके सामने है, इसके कॉलम है। सबसे पहला कॉलम इसका होता है ग्रॉस लायबिलिटी का। जी हाँ दोस्त, इस कॉलम की कोई ख़ास बात नहीं है, इसमें केवल ग्रॉस लायबिलिटीज़ लिखी जाएंगी। ये होगा आपका लायबिलिटीज़, यहाँ पे लिखेंगे एज स्टेटेड एंड एस्टिमेटेड बाय द डेटर्स, यानी कि जो डेटर्स के द्वारा ये एस्टिमेटेड किया गया। और यहाँ पे आएगा एक्सपेक्टेड टू रैंक। जी हाँ दोस्त, ये इसका कॉलम है। ये एसेट्स होती हैं, वही सारी बातें जो इधर आई हैं वही आ जाएंगी। और अगर हम बात करें, ये होगा इसका बुक वैल्यू और ये होगा इसका एस्टीमेटेड टू प्रोड्यूस्ड, एस्टीमेटेड टू प्रोड्यूस्ड। अब आप समझिए, ये लायबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है। यहाँ पर लायबिलिटीज़ आएंगी और पॉइंट बाय पॉइंट चलेंगी। कुल मिलाकर इसमें ए से लेके एच तक की लिस्ट होती हैं। ईच लिस्ट है सिंगल आइटम्स, और हमें कौन सी आइटम किस लिस्ट में रखनी है, किस हेड में रखनी है, ये चीज़ मैंने अगर आज आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, ये समझ लेते हैं, तो आपका न्यूमेरिकल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि ये वीडियो ही खास है। मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी कराना स्टार्ट कर सकता था, बट वो एक टीचिंग का अच्छा मेथड नहीं है। सबसे पहले होती है लिस्ट ए, जिसको हम बोलते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। जी हाँ दोस्त, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। उसके बाद आती है लिस्ट बी, जिसे हम बोलते हैं फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर। उसके बाद दोस्त आती है लिस्ट सी, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर। और उसके बाद आती है लिस्ट डी, प्रीफरेंशियल क्रेडिटर। ये चार लिस्ट होती हैं लायबिलिटी में। अब इनमें कौन कौन सी मदें जाएंगी उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं एसेट्स की लिस्ट। लिस्ट ई, प्रॉपर्टी। लिस्ट एफ, बुक डेप्ट, इसको आप डेटर्स भी कहते हैं ना। और लिस्ट जी, बिल ऑफ एक्सचेंज। और यहाँ पे दोस्त लिस्ट एच, जो कि आंसर होगा जिसके हम डेफिशिएंसी लिखेंगे। अब समझिए कि एक लिस्ट को
लिस्ट ए में वो लाइबिलिटीज़ जाएंगी जिन लाइबिलिटीज़ के ऊपर कोई सिक्योरिटीज़ नहीं रखी हुई है, जैसे हमारे ट्रेड क्रेडिटर। यानी कि अगर लिस्ट ए की मैं बात करूं तो उसमें जो बेसिकली जाएंगे वो होते हैं ट्रेड क्रेडिटर। ठीक है दोस्त। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं लिस्ट ए और लिस्ट डी को समझिए साथ साथ, दोनों समझ में आ गए तो आपका ये क्लियर हो गया। लिस्ट ए में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, लिस्ट डी में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर वो जिनको सबसे लास्ट में पैसा दिया जाएगा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर वो जिनको प्रेफरेंशियल यानी कि पूर्वाधिकार, जिनका पहला अधिकार है, जिनको सबसे पहले पैसा दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस व्यक्ति की संपत्तियां बेची जाती हैं और इसको 2 लाख रुपए देने हैं, लेकिन इसकी संपत्ति से मिलता है 1 लाख, तो उस 1 लाख में से सबसे पहले पैसा इन्हें दिया जाएगा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को। उसके बाद कुछ पैसा बचता है तो वो पैसा दिया जाएगा पार्टली और फुल्ली सिक्योर्ड को। उसके बाद लास्ट में पेमेंट की जाएगी अनसिक्योर्ड को, इसलिए इनका नाम है अनसिक्योर्ड। हिंदी में कहते हैं असुरक्षित लेनदार। तो दो सबसे पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, सबसे पहले अनसिक्योर्ड। तो कुछ ऐसे खर्चे और लाइबिलिटीज़ होती हैं जो दोनों हो सकती हैं, ए और डी, ए और डी। अब वो कौन सी ऐसी होती हैं आइए डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं, वो कॉमन सी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके एक्ट में परिवर्तन हुआ है, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी एक्ट जो है वो चेंज होकर जो आया है हमारे सामने, उसके अकॉर्डिंग कुछ रूल बदले हैं। 2016 में इसको बदल दिया है। पहले ये 1909 से चलता था, लेकिन अब कुछ कंडीशन बदली हैं और वो कंडीशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है जी, चलिए। तो बेसिकली अब ए और डी की हमें बात करनी है ना। ए और डी में क्या क्या सिस्टम है, क्या क्या नहीं है जी। अब देखिए ध्यान से, जैसे लिस्ट है ट्रेड क्रेडिटर, इसमें कोई नहीं। एक होती हैं वेजिस। अब मैं अगर वेजिस की बात करूं तो वेजिस के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपका वेजिस बनता है तो ये 24 महीने तक, पिछले 24 महीने तक का जो भी होगा वो सब आपका प्रेफरेंशियल होगा। ठीक है दोस्त, यानी कि 24 महीने का लास्ट 24 मंथ्स का जो होगा वो सब प्रेफरेंशियल होगा और बाकी सारा होगा लिस्ट ए, यानी कि यहाँ पर जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज़ 3 साल की वेजेस रुकी पड़ी है तो 2 साल की यहाँ जाएगी, 1 साल की इधर जाएगी। ऐसे ही सैलरी में लास्ट 12 मंथ्स, 12 महीने का यहाँ जाता है और बाकी यहाँ जाता है, जो बैलेंस हो अमाउंट होती है। ठीक है जी। उसके अलावा एक होता है मैनेजर कमीशन या मैनेजर सैलरी, ये सारी अनसिक्योर्ड है, ये नहीं है। उसके अलावा एक होता है टैक्स एंड ड्यूज़, ये अगर स्टेट गवर्नमेंट के हैं, सेंट्रल के हैं, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, लिस्ट डी में जाएंगे, प्रेफरेंशियल होंगे, लिस्ट ए में नहीं जाएंगे। हाँ, अगर ये स्थानीय सत्ता के हैं तो बात अलग है। ठीक है जी। और इसके अलावा एक आता है कंपनसेशन। कंपनसेशन सब प्रेफरेंशियल होती हैं, ये नहीं होती है। ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा। मैनेजर कमीशन यहाँ नहीं जाएगा, मैनेजर कमीशन यहाँ जाएगा। टैक्स एंड ड्यूज़ लिस्ट डी में जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा। तो ये कॉमन चीज़ें हैं जो मैं न्यूमेरिकल करते वक्त आपको आगे समझाने वाला हूँ। तो अभी बात करते हैं वापसी लिस्ट ए में। आप समझ गए, इसमें आते हैं ट्रेड क्रेडिटर, वेजेस भी हो सकता है, सैलरी भी हो सकता है, मैनेजर कमीशन भी हो सकता है। एक इसमें आता है बिल ऑफ बिल्स डिस्काउंटेड। आपको पता है हम बिल बैंक से भुनाते हैं, आपने पढ़ा होगा पहले भी, और वो बिल डिसऑनर्ड हो जाते हैं। तो वो जो बिल है, वो जो डिसऑनर्ड जो भी बैंक से भुनाए हुए हैं, देयर आर लाइबिलिटी, तो उसका लाइबिलिटी मानकर हम उसे यहाँ पर रखते हैं। लिस्ट बी में अब यहाँ पे इसका और इसका कॉलम का क्या रोल है। जैसे सपोज क्रेडिटर जो हैं वो 20,000 के हैं, तो आप 20,000 यहाँ लिखोगे, लेकिन हमें देने हैं उनके 15, तो 15 यहाँ लिखोगे। ठीक है, जो अमाउंट टोटल आएगी वो बाहर आ जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद आता है लिस्ट बी, फुल्ली सिक्योर्ड। जैसे आपने 1 लाख का लोन लिया हुआ है, लेकिन आपने 1.5 लाख की, 2 लाख की सिक्योरिटी गिरवी रखी हुई है ना, कोई एसेट्स, कोई गाड़ी, कोई घर आपने गिरवी रखा हुआ है 2 लाख का, लेकिन लोन 1 लाख का, यानी कि जितने की लाइबिलिटी होती है, अगर उससे ज़्यादा की प्रॉपर्टी, एसेट्स, लियोन या गिरवी या मॉर्गेज रखी हुई है, तो वो लिस्ट बी में जाती है। यहाँ पे पहले रखा जाता है लोन,
ठीक है जी, या कह लो सिक्योरिटी। उसके बाद घटता है लोन, और जो बचता है उसको बोलते हैं सरप्लस। यहाँ पे कुछ नहीं जाता, ये सरप्लस आपका अगली इधर भेज देते हैं, इसलिए यहाँ लिखते हैं यूज एज पर कॉन्ट्रा। यूज एज पर कॉन्ट्रा तो से इधर भेज देते हैं ताकि यहाँ पे ऐड हो जाए। लिस्ट सी, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर। जैसे 1 लाख का लोन लिया लेकिन 50,000 की एसेट्स गिरवी रखी हुई है, तो यहाँ पे जो आपका लोन है सपोज वो 1 लाख का है, और आपकी जो सिक्योरिटी रखी हुई है वो 50,000 की रखी हुई है, तो जो 50 आएंगे वो बाहर आ जाएंगे। समझिए दोस्त। और डी में जो भी आपका ये जो टोटल आएगा इसका, ये सारा टोटल यहाँ लिख देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे डिडक्ट एज पर कॉन्ट्रा। ठीक है दोस्त। तो दोबारा समझ लीजिए, लिस्ट ए वो देनदार जिनके पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं रखी हुई है, हमें पे करने लाइक ट्रेड क्रेडिटर, वेजेस, सैलरी, कमीशन, बिल डिस्काउंटेड, मैनेजर कमीशन, मैनेजर सैलरी, देर आर अनसिक्योर्ड लाइबिलिटी। सेकंड लिस्ट बी फुल्ली सिक्योर्ड, वो क्रेडिटर जिन पर ज़्यादा की एसेट्स रखी हुई है, तो उनके कुछ पैसा हमारा ही बच जाता है जिसको हम सरप्लस कहते हैं, और ये हमारा इधर यूज़ होता है एसेट साइड में। लिस्ट सी पार्टली सिक्योर्ड, लोन ज़्यादा का सिक्योरिटी कम की, जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस आपका बाहर आ जाएगा। लिस्ट डी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लाइक सम टैक्स कंपनसेशन, मैनेजर सैलरी तो नहीं होता, वेजेस एंड सैलरी, वेजेस लास्ट 24 मंथ्स और सैलरी लास्ट 12 मंथ्स, ये सब जो है आपके यहाँ चले जाएंगे प्रेफरेंशियल में। उसके बाद ये सारे आपको इधर जो भी टोटल बनेगा ये बाहर नहीं आएगा, ध्यान रखना। 2 ही लिस्ट बाहर आती हैं, लिस्ट ए और लिस्ट सी, और जो डी है ये उधर जाके आपका डिडक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं लिस्ट ई की। लिस्ट ई में अगर मैं दोस्त बात करूं अच्छे मन से, तो लिस्ट ई में जो भी एसेट्स गिरवी नहीं रखी हुई है, जैसे आपके पास स्टॉक है लेकिन वो लोन में गिरवी रखा हुआ है, तो वो यहाँ नहीं जाएगा। फर्नीचर है, गिरवी नहीं रखा है, हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी आपकी एसेट्स होगी लाइक फर्नीचर, कैश, मशीन, तो ये ऑल एसेट्स यहाँ जाती है। अब आपको पता है हर चीज़ का एक मूल्य होता है। जैसे जिस कैमरे से मैं शूट कर रहा हूँ, सपोज ये कैमरा 50,000 का है, लेकिन मेरे लिए 50,000 का, जब मैं इसको मार्केट में बेचने जाऊंगा तो बहुत कम मिलेंगे। तो एक होती है एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस, यानी कितने में से प्रोड्यूस कर सकते हैं, और एक होती है बुक वैल्यू। तो हमेशा बुक वैल्यू, ऐसा कुछ नहीं कि बुक वैल्यू ज़्यादा होगी, ये कम होगी, ये भी ज़्यादा हो सकती है और ये भी। बुक डेप्ट, बुक डेप्ट 3 होते हैं, एक होता है गुड, एक होता है डाउटफुल, और एक होता है बैड। गुड वो होते हैं जो सारा पैसा मिल जाता है, डाउटफुल वो होते हैं जिनसे थोड़ा कम मिलता है, और बैड वो होते हैं जिनसे कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है ना दोस्त। गुड हमें 1 लाख लेने थे, 1 लाख मिल गए। डाउटफुल में 1 लाख लेने थे, 50,000 मिले, और बैड में कुछ भी नहीं मिला, तो यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। लिस्ट बी में वो बिल जाएंगे, जी हाँ दोस्तों, वो BRs जाएंगे जो आपने भुनाए भी नहीं। जो BR आपने डिस्काउंटेड कर लिए बैंक से वो लिस्ट ए में जाएगा, और जो BR आपने डिस्काउंटेड नहीं किया है बैंक से वो इस वाले हेड में जाएंगे। फिर इसका टोटल होगा जिसको हम टोटल एसेट्स बोलेंगे, इसमें हम प्लस कर देंगे सरप्लस। कौन सा सरप्लस? जो लिस्ट बी से आया दोस्त, लिस्ट बी से आया, ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद जो पैसा बचेगा उसमें से घटेगा प्रीफरेंशियल क्रेडिटर। प्रीफरेंशियल क्रेडिटर जो लिस्ट डी थी वो माइनस हो जाएगा। जो बचेगा इधर का टोटल होगा, इधर का टोटल होगा। ऑलवेज ये ज़्यादा रहेगा मैक्सिमम टाइम, ये कम रहेगा, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस कहलाएगा डेफिशिएंसी, और ये लिस्ट एच है। तो आई बिलीव कि आपको ये समझ में आ गया होगा सारा टॉपिक। लिस्ट ए बी सी डी, ई में प्रॉपर्टी, एफ में गुड डाउटफुल डेटर्स, और लिस्ट जी में BR जो डिस्काउंटेड नहीं है। टोटल कर लेंगे, जो सरप्लस आया बी का वो इधर जोड़ देंगे। फिर टोटल आया, आपको पता है ए का बाहर आ गया, सी का बाहर आ गया, डी का नहीं आया, वो डी यहाँ लेस हो जाएगा। तो जो पैसा बचेगा ये लेस हो गया, जो पैसा बचेगा वो आपका ये है, और इसमें से इसका और इसका डिफरेंस जो हम बैलेंस निकालते हैं, इसका टोटल सपोज ये 60,000 आया और ये आया 50, तो इनका डिफरेंस 10,000 आपकी डेफिशिएंसी आ गई। अब इसके बाद हमें एक अकाउंट बनाना होता है जिसको हम कहते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट। जी हाँ दोस्त, एक डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना होता है, उसको भी समझ लीजिए। और डेफिशिएंसी अकाउंट में 2 साइड्स होती हैं, ठीक है जी। एक साइड्स होती है जिसमें हम बेसिकली, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक होती है इधर वाली साइड और एक होती है इधर वाली साइड। इधर हम सारे के सारे प्रॉफिट्स लिखेंगे, जैसे कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कोई प्रॉफिट ऑन बिजनेस, ठीक है जी,
इसके अलावा मान लीजिए कोई ऐसी है जो एग्जेम्पशन ऑफ लायबिलिटी, किसी ने हमारा पैसा छोड़ दिया। और एक होता है देखो प्राइवेट एसेट्स, जैसे कोई व्यक्ति दिवाली होता है तो उसकी घर की संपत्तियाँ बेची जाती हैं, लेकिन उसके वाइफ के जेवर जो उसके ससुर ने दिला रखे वो छोड़ने पड़ेंगे। घर का फर्नीचर छोड़ना पड़ेगा, LIC पॉलिसीज़ छोड़नी पड़ेंगी। अब ये नए रूल के अकॉर्डिंग हमें ये छोड़ना पड़ेगा, LIC पॉलिसीज़, घर के ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये मैं आगे समझाऊंगा आपको। तो अगर उनका जो डिफरेंस होता है, अगर वो घर की संपत्तियाँ, घर के कर्जे चुकाकर पैसा बच रहा है तो उसको बोलते हैं एक्सेस ऑफ प्राइवेट एसेट्स ओवर प्राइवेट लायबिलिटी। और एक डेफिशिएंसी जो आपकी पीछे लिस्ट H आई है वो यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ पर आएगा आपका ड्राइंग्स, बिजनेस लॉस, लॉस ऑन रियलाइजेशन। अब क्या होता है दोस्त, ये जैसे मैंने बताया यहाँ पर किसी एसेट्स की बुक वैल्यू 10,000 है लेकिन मिले 8, तो 2,000 का लॉस हो गया ना। तो वो सारा लॉस जो है आपका वो रिलाइशन, लॉस ऑन रिलाइशन कहलाता है, वसूली पर हानि जिसको हम बोलते हैं। एक होता है स्पेकुलेटिव लॉस, सट्टे से हानि, जो कुछ लोग सट्टा लगाते हैं वही दिवाले हो जाते हैं तो उनकी हानि आ जाएगी। बैटिंग से हानि भी आ जाएगी। और ये जो है जैसे यहाँ पर एसेट्स ओवर लायबिलिटी आया तो लायबिलिटी ओवर एसेट्स आएगा तो वो इधर जाएगा, और ये दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। अगर ये बराबर हो गई तो आपका क्वेश्चन सही है क्योंकि आपकी डेफिशिएंसी आ रही है, अगर ये बराबर नहीं हुई तो क्वेश्चन गलत है। तो ये दो चीज़ बनानी पड़ती है हमें, डेफिशिएंसी अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इन दोनों अकाउंट के चलते ही आप पूरे अच्छे तरह से डेफिशिएंसी समझ सकते हैं। अगली वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल को समझेंगे। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो अगली वीडियो आपको अच्छे समझ में आएगी, बिना इसके वो नहीं आती। अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन भी कराता तो ये एक अच्छा टीचिंग मेथड नहीं होता। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और गाइस फटाफट से आप जुड़ जाइए टेलीग्राम के ग्रुप में, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं डाटा अवेलेबल करा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट थ्योरी आपके लिए आ रही है, वो इंपॉर्टेंट थ्योरी जो आपके एग्जाम में आने वाली है उसकी वीडियो लगातार अपलोड कर रहा हूँ, तो उसको भी जरूर देखें। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।